रक्षक भाग 4। सनाया ने जब राज को देखा तो उसके गले लगकर रोने लगी। तब राज ने चुप कराते हुए कहा, तुम क्यों रो रही हो? तो सनाया कहने लगी, भाई जब मैं वॉशरूम जा रही थी तो एक लड़के ने मुझे मेरा रास्ता रोक दिया और बोला कि तुम मुझे अच्छी लगी और कहा कि मेरे साथ एक रात। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी और आगे कहा, उसके बाद मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा। तभी हमारी सीनियर काजल वहां आ गई तो लड़का तुरंत वहां से बाहर निकल गया। तो फिर काजल मैम ने मेरा जैकेट पहन ली और अपना मुझे दे दिया क्योंकि मेरा जैकेट का बाजू फट गया था। उसके बाद हम दोनों वॉशरूम के अंदर जा ही रहे थे कि किसी ने मुझे धक्का दिया और काजल मैम को पकड़कर ले गए और बाहर से गेट भी बंद कर दिया। ये सुनकर राज की आंखों में गुस्से की दर उठी और अपने मुट्ठी को कस लिया जिससे उसकी नज़रें साफ दिखने लगी। वो अपने गुस्से से सनाया को नहीं डराना चाहता था, इसीलिए उसने आदित्य को कहा, तुम सनाया का ख्याल रखना, मैं काजल को ढूंढने जा रहा हूँ। तब आदित्य कहता है, तुम उन्हें कहाँ खोजोगे? तो राज कहता है, मैं काजल के डैड को फ़ोन करता हूँ, बस तुम इसका ध्यान रखना। इतना बोल वो कॉलेज से बाहर आ गया। बाहर आकर सोचने लगा कि क्या करूँ। कुछ सोचते हुए उसने विक्टर को फ़ोन किया और उससे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ लगा? तब विक्टर कहता है, हाँ बॉस, मैं आपको इस बारे में बताने ही वाला था, फिर आपने फ़ोन कर दिया। मुझे यहाँ 2 गाड़ियाँ अजीब लगी। तो राज कहता है, वो क्यों? विक्टर कहता है, उसमें से जो लोग निकले थे वह ना ही स्टूडेंट लग रहे थे और ना ही प्रोफेसर, क्योंकि उन लोगों की चाल सस्पिशियस लग रही थी। और एक बात, अंदर 4 लोग गए थे और बाहर 5 लोग आए। तब मुझे शक हुआ था, इसीलिए मैंने एक आदमी को उनके पीछे भेजा है। विक्टर बात कर ही रहा था कि उस आदमी का फ़ोन वेटिंग में आ रहा था। तो विक्टर कहता है कि बॉस, उसी का फ़ोन आ रहा है। तो राज कहता है, तुरंत कॉन्फ्रेंस करो। कॉन्फ्रेंस करने के बाद विक्टर पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला? तो उधर से कहता है विक्टर, भाई मैं उनका पीछा किया मगर कुछ देर बाद उनकी दोनों गाड़ियाँ अलग अलग रास्ते पर चली गई। तो मैं एक गाड़ी का पीछा किया और वो गाड़ी यहाँ एक क्लब में आकर रुकी है। फिर आगे कहता है, मैंने गाड़ी से उसे अकेले निकलते हुए देखा है, तो मैं उसकी गाड़ी चेक करने आया पर गाड़ी में कोई नहीं था। पर हाँ, एक फ़ोटो भेजी है, चेक कीजिएगा। विक्टर भाई, ये फ़ोटो मुझे इस गाड़ी में मिली है। इतना कहकर वह आदमी कहता है, मैं उस पर नज़र रखने जा रहा हूँ। इधर बात करते वक्त राज के पास विक्टर आ जाता है और वो फ़ोटो को देखते हैं तो होश उड़ जाता है क्योंकि फ़ोटो सनाया की थी। तब राज कहता है कि जब ये लोग सनाया को किडनैप करने आए थे तो फिर काजल को क्यों ले गए? खैर अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी काजल की जान खतरे में है, अभी उसकी हिफाजत ज़रूरी है। और इतना बोलकर वो अपने फ़ोन से राघवन को फ़ोन करता है और वो कुछ कहने ही वाला था कि उधर से कहता है, बॉस मैं गाड़ी पार्किंग से लेने आया हूँ। वो काजल मैम गाड़ी निकालने को बोल रही थी पर किसी बेवकूफ़ ने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी है, इसलिए लेट हो गया। अब राज कहता है कि ठीक है, तुम कॉलेज के बाहर जो चाय की दुकान है वहाँ पर आ जाओ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये राघवन कौन है, तो ये काजल का बॉडीगार्ड है जिसे राज ने भेजा था अशोक सेन के पास। ये कोई बॉडीगार्ड नहीं है, ये राज का एक किलिंग हथियार है। इसे अंडरवर्ल्ड में घोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये राज के खास लोगों में से है। राज के फ़ोन रखने के कुछ समय बाद राघवन आता है जिसे देखकर विक्टर डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, बॉस इसे यहाँ क्यों बुलाया है? और उससे 2 कदम पीछे हो जाता है। तो राज कहता है कि ये काजल का बॉडीगार्ड है। विक्टर अपने मन में कहता है, साला साइको किलर कहीं का। तब राघवन कहता है, जी बॉस आपने क्यों बुलाया? इस पर राज कहता है, काजल का किडनैप हो गया है। ये सुनकर राघवन गुस्से में एक मुक्का दीवार पर मार देता है जिससे दीवार में एक होल हो जाता है। ये देखकर राज एक स्माइल करता है और वही विक्टर तो थर थर कांपने लगता है और वहाँ बैठे लोग कभी दीवार को देखते हैं तो कभी राघवन की ओर। इन सब बातों को इग्नोर करके राघवन कहता है कि किसने किया है? इस पर राज कहता है कि मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि अभी जितना हो सके मुझे शरीफ बन के रहना है। मुझे अपनी माँ की नज़रों में एक अच्छा बेटा बनना है, इसीलिए काम तुम संभालो। और हाँ, वो तुम्हारी होने वाली लेडी बॉस है तो उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए और तुम्हें पूरी छूट है कुछ भी करने के लिए। और जाते हुए कहता है, बाकी विक्टर तुम्हें बता देगा। ये सुनकर विक्टर की तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और वो कहता है, बॉस मैं आपके साथ चलता हूँ और मुझे सनाया मैम का देखभाल भी तो करना है। तो राज कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आज मैं उसे घर छोड़ने आऊँगा। इतना बोल वो आदित्य और सनाया के पास आ जाता है और इधर राघवन अपनी कड़क आवाज़ में कहता है, जो भी यहाँ हुआ मुझे बताओ। ये सुन विक्टर जो भी यहाँ हुआ सब बता देता है। सब सुनकर राघवन कहता है, उस आदमी को फ़ोन करके उसका पता पूछो और वहाँ चलो। ये सुनकर विक्टर उस आदमी को फ़ोन करता है और कहता है कि क्या अभी वो क्लब में ही है? इस पर वो आदमी कहता है, जी भाई वो मेरे सामने ही टेबल पर बैठकर शराब के मज़े ले रहा है। तो विक्टर कहता है, जल्दी से लोकेशन भेजो। ये सुन तुरंत लोकेशन भेजता है। विक्टर राघवन को लेकर वहाँ के लिए निकल जाता है।
एक तरफ शहर से थोड़ी दूर पर एक लड़की को कुर्सी से बांध कर रखा गया था और उसके चेहरे को नकाब से ढका हुआ था। तब वहाँ बहुत से आदमी की कदमों की आवाज़ आने लगती है तो उस लड़की को होश आने लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक आदमी आकर उसका नकाब हटा देता है जिससे कि उसकी आंखें बंद हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे आंखें खोलती है। ये कोई और नहीं बल्कि काजल थी। फिर उन गुंडों में से एक गुंडा एक फ़ोटो लेकर मिलाने लगता है पर उसका चेहरा नहीं मिलता तो गुंडा गुस्से में जिसने काजल को किडनैप किया था उसे एक जोर का लात मारता है और कहता है तुम किसे लेकर आए हो, ये वो लड़की नहीं है। ये सुनकर वो आदमी दर्द में कराहता हुआ कहता है सरदार मैं ठीक से देखा था, ये जैकेट जो ये पहनी है वो फोटो वाली लड़की ही पहनी थी। और इतना कहकर वो काजल के पास जाकर कहता है कि तुमने ये जैकेट क्यों पहना है। तो काजल गुस्से में कहती है तुम भाड़ में जाओ और मुझे तुमने यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसके आगे कुछ कहती उसके तुरंत बाद वो आदमी एक चाटा जड़ देता है काजल को, जिससे काजल को बहुत दर्द होता है और वो रोने लगती है। तो आदमी कहता है जितना पूछूं उतना ही मुंह खोलना वरना इस मुंह को बिगाड़ दूंगा। काजल बहुत डर गई थी इसीलिए उसने हाँ में सर हिला दिया। आदमी बोला ये जैकेट तुमने क्यों पहना है। इस पर काजल कहती है कि वो मैंने अपना कोट एक लड़की को दे दिया और मैं उसका कोट पहन ले। अब वो गुंडा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे तो अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करता है। जब उधर से कॉल रिसीव होता है तो सब कुछ बता देता है। इतना सुनते ही दूसरी तरफ का आदमी गुस्से में कहता है कि तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता, मैं आ रहा हूँ और तब तक उस लड़की को कुछ नहीं करोगे, पता नहीं कौन है। वह इतना कहकर फ़ोन काट देता है। इधर राघव लोकेशन पर पहुंच जाता है तो विक्टर आसपास नज़र दौड़ाता है तो उसे उसका आदमी नज़र आ जाता है और उसके पास जाता है और कहता है कि हाँ कहाँ है वो। तो एक टेबल की ओर इशारा करता है तो राघवन वहाँ तुरंत पहुँच जाता है। वह आदमी अभी भी शराब के मज़े ले रहा था। जब वहाँ किसी के होने का एहसास होता है तो सामने देखता है तो एक बॉडी बिल्डर जैसा आदमी खड़ा है। तो कहता है कौन हो भाई। इस पर राघवन कहता है तुमने कॉलेज से जिस लड़की को उठाया वो कहाँ है। तो कहता है कौन सी लड़की की बात कर रहे हो। इस पर राघवन कुछ नहीं कहता और वहाँ पड़ा कांटे का चम्मच उसकी एक आंख में घोंप देता है और कहता है याद आया। चम्मच घुसते ही आदमी एकदम जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोगों की नज़र उस पर पड़ती है। वो जो देखते हैं वो देखकर किसी को उल्टी तो कोई बेहोश हो जाता है और लोग डर जाते हैं और डर से चिल्लाते हुए बाहर भागने लगते हैं क्योंकि वहाँ का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। विक्टर तो कभी राघवन को देखता तो कभी उस आदमी को और मन में कहता है इसके अंदर का मॉन्स्टर जग गया, पता नहीं कितनों की बलि चढ़ेगी क्योंकि वहाँ का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। उसकी एक आंख में चम्मच घुसी थी और वहाँ आसपास खून ही खून नज़र आ रहा था और वह आदमी दर्द में चिल्ला रहा था। इसके बाद राघवन कहता है जो पूछा जाए बिल्कुल सही जवाब देना, मेरे पास तुम्हारे फालतू बातों के लिए समय नहीं है। और उससे पूछता है कि कहाँ है। तो आदमी दर्द भरी आवाज़ में अपनी मोबाइल को उसके आगे कर देता है। इस पर राघवन कहता है कि क्या मैं कॉमेडी कर रहा हूँ जो तुम मुझे मोबाइल दे रहे हो। और एक लात उसके सीने में मार देता है तो 4-5 मीटर कुर्सी सहित पीछे जाकर गिरता है। तो आदमी डरते हुए कहता है इसी में उस जगह का पता है। राघवन उसका मोबाइल लेकर उस जगह का पता देखता है और उस आदमी के पास जाकर उसका गर्दन 360 डिग्री घुमा देता है जिससे वह आदमी वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद वो विक्टर को वहाँ से उस जगह पर जाने के लिए कहता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो राघवन विक्टर से कहता है तुम्हारा खबरी कहाँ है। इस पर वो कहता है वो तो बेहोश हो गया है। तो राघवन कहता है कितने कमज़ोर आदमी को रखते हो। इस पर विक्टर कहता है वो सिर्फ खबर निकालता है, लड़ाई नहीं करता। वो दोनों यही सब बात करते हुए उस लोकेशन की ओर बढ़ जाते हैं और इधर कारखाने में उन सब का बॉस वहाँ आ जाता है और काजल के पास जाकर उसे गौर से देखता है। तो काजल को देखकर उसके अंदर की वासना साफ दिख रही थी क्योंकि वह काजल के हर एक अंग को बड़ी ही वासना भरी नज़रों से देख रहा था। ये देखकर काजल अंदर तक हिल जाती है। कुछ देर देखने के बाद वह आदमी से कहता है इसे उस रूम में लेकर आओ, आज इसके साथ मज़े करूंगा और बाद में तुम लोग भी कर लेना। ये बोलकर उस रूम में चला जाता है और इधर काजल डर से रोने लगती है और कहती है मेरे पास मत आना, नहीं तो मेरे पापा तुमको छोड़ेंगे नहीं। इस पर वो आदमी कहता है तुम्हारा बाप कोई तोप है जो मुझे नहीं छोड़ेगा, वैसे कौन है तेरा बाप। काजल कहती है मैं अशोक सिंह की बेटी हूँ। सुनकर वो मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और वह आदमी कहता है अब तुम्हें और नहीं छोड़ सकते, तुम्हारे साथ मज़े करूँगा, तुम्हारे बाप से पैसे भी लूँगा और तुम्हें जान से भी मार दूँगा क्योंकि तुम्हारे बाप की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और ये बोलकर वह काजल के पास जाता है और उसके बाल से पकड़कर घसीटते हुए उसे रूम की ओर ले जाने लगता है। तो काजल बचने के लिए काफ़ी हाथ पैर मारती है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता।
घसीटने की वजह से उसके हाथ पैर से खून बहने लगता है और वो बेहोश होने लगती है और उसके मुंह से आखिरी वर्ड निकलता है, राज तुम कहाँ हो, प्लीज़ मुझे आकर इन हैवानों से बचा लो। इतना बोल काजल बेहोश हो जाती है। इधर राज, जो कि सनाया और आदित्य को घर भेजकर अपने घर में बैठा था, अचानक उसके दिल में दर्द होने लगता है और वो बेचैन हो जाता है। तो तुरंत राघवन को फ़ोन लगाता है और उसके उठाने के बाद कहता है कि उसका पता चला। तो राघवन कहता है, जी बॉस, मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। इस पर राज कहता है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, तुम वहाँ जल्दी पहुँचो और चाहे कुछ भी हो उसे सही सलामत वापस लेकर आओ, उसके लिए तुमको जो भी करना पड़े। तो राघवन कहता है, जी बॉस, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैडम को कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें सही सलामत वापस लेकर आऊँगा। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है और विक्टर से कहता है, गाड़ी और तेज़ चलाओ। तो विक्टर गाड़ी की स्पीड तेज़ कर देता है। इधर कारखाने में काजल को पकड़कर उस रूम में लेकर जाकर बेड पर पटक देता है। वह आदमी वहाँ से चला जाता है। तो उन सबका हेड तुरंत गेट बंद कर देता है और काजल के पास जाता है। वह देखता है कि वो बेहोश है, तो वहाँ पड़े पानी की बोतल से पानी काजल पर फेंकता है। जैसे काजल होश में आने लगती है और जब वो पूरी तरह से होश में आती है तो अपने आप को बेड पर पाकर डर जाती है और उसकी नज़र वहाँ खड़े आदमी पर पड़ती है। तो अपने आप को बेड में पीछे की तरफ आने लगती है और ये देखकर वह आदमी एक मुस्कान देता है और कहता है, जाने मन, मुझसे कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। तो काजल के हाथ पैर डर के कारण कांपने लगता है और वो डरते हुए कहती है, जाने दो मुझे, इसके बदले मैं बहुत सारा पैसा दूंगी। तो आदमी काजल को एक चाटा मारता है और कहता है, मुझे पैसे नहीं, तुम्हारी रसमलाई जैसी जवानी चाहिए। अगर सहयोग करोगी तो दर्द कम होगा, नहीं तो इतना तकलीफ दूंगा तुम उसे सहन नहीं कर पाओगी। इतना बोल उसके जैकेट को उसके शरीर से अलग कर देता है, जिससे काजल एकदम डर जाती है और अपने पैर और हाथों को मोड़कर बैठ जाती है। और जब वो आदमी उसके कपड़े पकड़ लेता है, उसे खींचने वाला होता है कि आवाज़ किसी चीज़ की टकराने की आती है, जिससे वो पूरी जगह हिलने लगी थी। ये बात सुनकर हेड काजल को छोड़कर जल्दी से बाहर आता है तो देखता है एक गाड़ी वहाँ की गेट तोड़कर अंदर आ गई है। इधर उस आदमी के जाने के बाद वो भी रूम के गेट के पास आ जाती है तो उसकी नज़र वहाँ के टुकड़े गेट पर और एक गाड़ी पर पड़ती है। तो वह गाड़ी से निकलते हुए आदमी पर पड़ती है तो उसकी नज़र अपने बॉडीगार्ड पर पड़ती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब राघवन की नज़र भी काजल पर पड़ती है तो उसे इतनी जख्मी देखकर तो गुस्से से पागल हो गया। तभी उन सबकी हेड गुस्से में कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। इस पर राघवन कहता है, तुम सबकी जान चाहिए। वहाँ 20-25 लोग खड़े थे। उन सबको हेड कहता है, खड़े होकर देख क्या रहे हो, इसे मार दो। सभी आदमी हाथों में हथियार लिए हुए मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि वहाँ एक चीज़ गूंजती है और वह आदमी एक दीवार से जाकर टकराता है। उसके बाद राघवन किसी शैतान की तरह उन सब पर टूट पड़ता है। दूसरे आदमी को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि उसका सीना धंस जाता है, किसी की गर्दन को तोड़ता है, किसी की हड्डी। 10 मिनट तक वहाँ सिर्फ गुंडों की चीखें सुनाई देती है और उसके बाद सब शांत हो जाता है। और उसके बाद राघवन हेड की तरफ बढ़ता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है तो घुटने पर बैठ जाता है और दर्द में ही कहता है, तुम हो कौन। इस पर राघवन उसके कान में जाकर कहता है, घोस्ट। इतना सुनते ही वह आदमी डर से कांपने लगता है और कहता है कि नहीं हो सकता, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। तो राघवन कहता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। और विक्टर को कहता है, इसे लेकर जाओ। तो विक्टर होश में आता है क्योंकि वहाँ का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। उन सभी गुंडों में से कोई भी जीने के लायक नहीं बचा था और उस आदमी को लेकर चला जाता है। तब राघवन काजल की ओर बढ़ जाता है और उसे पूछता है कि आप ठीक है ना मैम। तो काजल वहाँ का नज़ारा देखकर जो सदमे में थी वह एकदम उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। तो राघवन उसे पकड़कर गाड़ी में ले जाता है और उसे बिठाकर तुरंत फ़ोन करता है। राज, जो फ़ोन का इंतज़ार ही कर रहा था, तुरंत फ़ोन उठाता है। तो राघवन कहता है, बॉस, मैम को बचा लिया है पर उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। तो राज कहता है, क्या हुआ। राघवन कहता है, मैम को बहुत टॉर्चर किया गया है, मैं हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। तो राज कहता है कि तुम इसे MS हॉस्पिटल लेकर जाओ और मैं हितेश को फ़ोन कर देता हूँ, वो सब देख लेगा और मैं भी वहाँ के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है और राज तुरंत ही हितेश को फ़ोन करता है और उसे सब कुछ समझा देता है। उसके बाद वहाँ के लिए निकल जाता है। इधर काजल को लेकर राघवन हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल में हितेश के फ़ोन करते ही हर काम
बढ़ जाता है, क्योंकि हितेश बताता है कि एमएस कॉरपोरेशन के मालिक का कोई करीबी का इलाज करना है। ये सुनकर वहाँ के डॉक्टर को खुशी और डर दोनों होता है, तो वह एक वीआईपी कमरे को सेट करते हैं और सभी डॉक्टर के इन्फॉर्म कर देते हैं। तो वहाँ जो लोग थे, इतने सारे डॉक्टर और खुद डायरेक्टर को गेट पर खड़ा देखकर आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट आदमी आ रहा है। इसमें से दूसरा कहता है कि देखो यहाँ के हेड भी हैं। तभी वहाँ 25 से 30 लोग हाथों में हथियार लिए आते हैं और वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। तो उन सभी का लीडर वहाँ के हेड के पास जाकर कुछ बात करता है और सभी लोगों को लेकर एक वीआईपी कमरे वाले फ्लोर पर जाकर तैनात हो जाता है। इधर राघवन राज के फ़ोन करने के बाद वो अशोक सेन को फ़ोन करता है और वो जो भी कुछ हुआ सब बता देता है। इधर अशोक सेन अपनी पत्नी के साथ बैठे थे तो वो भी सब सुन लेती है और रोने लगती है। तो अशोक जी कहते हैं कि पहले हमें वहाँ चलना चाहिए और ठीक से पता करना है कि आखिर ये सब कैसे हुआ और काजल बेटी ठीक है कि नहीं। राघवन कॉरिडोर में बैठ जाता है। कुछ समय बाद अशोक सेन और दीप्ति जी भी वहां आ जाते हैं। अशोक जी राघवन को देखते हैं तो उसके पास आ जाते हैं। तो दीप्ति जी राघवन से कहती है, तुम उसके बॉडीगार्ड हो ना, तो फिर ये कैसे हुआ और तुम क्या कर रहे थे? उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। इतना बोल वो रोने लगती है। तो अशोक जी दीप्ति जी को अपने गले लगाकर उसे चुप कराने लगते हैं। ये सब देखकर राघवन को अपने आप पर काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसके वहाँ होते हुए भी ये सब हो गया। तभी वो कहता है, मैम वो लोग किसी और के लिए आए थे और गलती से काजल मैम को ले गए। और आगे कहा, मैम ने मुझे गाड़ी लाने को बोला था, इसलिए मैं गाड़ी लेने गया था कि तभी ये सब हो गया। माफ़ कर दीजिए मैम, मैं अपना काम ठीक से नहीं किया। इस पर अशोक जी कहते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि हर चीज़ अपने मुताबिक नहीं होता, लेकिन आगे से ध्यान रखना। तो राघवन कहता है, जी सर, आगे से मैं उन्हें किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करूँगा। अच्छा तो मुझे ये बताओ, तुमने काजल को इस अस्पताल में क्यों लेकर आए, और वो भी वीआईपी रूम में? तुम इसे मेरे हॉस्पिटल में लेकर जाते। ये सुनकर राघवन को कुछ समझ में नहीं आया इसका क्या जवाब दे। वो कुछ बहाना करने ही वाला था कि उसकी नज़र वहां आते हुए राज पर पड़ी, तो उसने चैन की सांस ली। राज आते ही वो अशोक सेन और दीप्ति जी के पास जाकर कहता है, अंकल और आंटी काजल कैसी है? इस पर दोनों कहते हैं, तुम यहाँ कैसे और तुम्हें किसने बताया काजल के बारे में? इस पर राज कहता है कि अंकल मेरी बहन वॉशरूम गई थी, पर काफ़ी देर से नहीं आई तो मैं देखने गया, तो उसी ने कहा कि कुछ लोग काजल को लेकर गए थे। तो मैंने ये बात राघवन की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन्हें बताया था और इन्होंने ही मुझे बताया कि काजल जी यहाँ पर है, तो मैं यहाँ देखने के लिए आ गया। इस पर उन दोनों ने कहा, अच्छा किया बेटा, जो आ गए उसे भी अच्छा लगेगा। तो राज कहता है, वैसे काजल जी कैसी है? तो अशोक जी कहते हैं, बेटा मैं भी आया हूँ, मैं अभी आया हूँ, डॉक्टर अभी इलाज कर रहे हैं। तो राज कहता है, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। और इतना बोल उसने राघवन को कुछ इशारा किया और दोनों वहाँ से निकल गए। उन दोनों के जाते हुए देखकर अशोक जी कुछ सोच ही रहे थे कि वहाँ हॉस्पिटल के डायरेक्टर आ जाते हैं। उनको देखकर अशोक जी खड़े हो जाते हैं और उनसे हाथ मिलाते हुए कहते हैं, मिस्टर धनराज सेठी आप यहाँ। इस पर धनराज सिंह सेठी कहते हैं, मिस्टर अशोक सेन मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, तो मैं तो आऊँगा ही। हाँ सही कहा आपने। तभी अशोक जी कहते हैं, इनसे मिलिए, मेरी वाइफ दीप्ति सेन है। तो धनराज और दीप्ति दोनों एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। उसके बाद धनराज जी कहते हैं कि आप यहाँ कैसे? तो इस पर अशोक जी कहते हैं, जो अंदर है वो मेरी बेटी है। इस पर चौंक कर धनराज कहते हैं, क्या आपकी बेटी? उनका ऐसा रिएक्शन देख अशोक जी कहते हैं, आपको क्या हुआ है? तो इस पर धनराज जी कहते हैं कि मुझे तो कहा गया था कि यहाँ कोई मिस्टर चेयरमैन के करीबी आने वाले हैं, तो मैं उन्हें देखने आ गया। मुझे लगा इसी बहाने मैं चेयरमैन से भी मिल लूँगा। वैसे क्या आप एमएस कॉरपोरेशन के चेयरमैन को जानते हैं? तो अशोक जी कहते हैं, नहीं मैं उनसे कभी नहीं मिला। धनराज जी कहते हैं, शायद आपकी बेटी जानती होंगी। तो अशोक जी कहते हैं, इस बारे में मुझे नहीं पता। बात कर ही रहे थे कि तभी राज चाय और नाश्ते के लिए कुछ लेकर आ जाता है। धनराज राज को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इसी खुशी में वो राज को सर कहने वाले थे कि राज धनराज की ओर इशारा कर देता है, तो तुरंत वह राघवन का नाम ले लेते हैं। अब चौंकने की बारी अशोक जी की थी। उन्होंने धनराज से कहा, क्या आप इसे जानते हैं? तो धनराज जी कहते हैं कि ये मिस्टर चेयरमैन के राइट हैंड है। ये सुनकर तो अशोक जी के तोते उड़ जाते हैं और राज अपने सिर पर हाथ रख लेता है। तो राघवन कहता है, हो गया सत्यानाश। अभी अशोक जी कुछ पूछने वाले थे कि रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। इस वजह से अशोक जी का ध्यान डॉक्टर की तरफ चला जाता है। डॉक्टर को देखते ही दीप्ति जी कहती है, कैसी है मेरी बेटी? क्या वो ठीक है? उसे ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? तो डॉक्टर कहते हैं, जी मैम, पहले आप शांत हो जाइए, उसके बाद मैं आपको आराम से बताता हूँ। दीप्ति जी शांत हो जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं, देखिए उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है, पर उन्हें लगता है घसीटा गया है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ खरोच आई है, जिससे उनका ब्लड काफ़ी बह गया था
और वो थोड़ा पैनिक भी हो जाती है। लगता है कि उन्हें किसी चीज़ का डर या सदमा है। ये सुनकर राज गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है और दीप्ति जी रोने लगती है और अशोक जी धड़ाम से नीचे बैठ जाते हैं। तो दीप्ति जी कहती है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? तो इस पर डॉक्टर कहता है, अभी नहीं मिल सकते, अभी मैं उनकी पट्टी की है और उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है तो वो सो रही है। 5-6 घंटे बाद वो जाग जाएंगी और उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तब आप लोग आराम से मिल लीजिएगा। और हाँ, उन्हें कम से कम 6-7 दिनों तक आराम की सख्त ज़रूरत है और उन्हें क्या हुआ है इस बारे में बात नहीं कीजिए, नहीं तो दोबारा अटैक हो सकता है। इस पर सभी लोग अपना सर हाँ में हिला देते और वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद राज कहता है, अंकल आंटी आप दोनों भी घर जाइए और मैं यहीं रहता हूँ। जब काजल जी को होश आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, तब आप आ जाना। तभी दीप्ति जी कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। इस पर राज अंकल को इशारा करता है। अशोक जी समझाकर उन्हें घर ले जाने के लिए मना लेते हैं और वो दोनों भी चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद धनराज जी को राज घूर कर देखता है तो धनराज जी एक पिंकी स्माइल देते हैं। उस पर राज ना में सिर हिला देता है और धनराज जी को उनके कैबिन में चलने का इशारा करता है। तो वो तीनों एक साथ कैबिन में चले जाते हैं। आने के बाद राज धनराज के चेयर पर बैठ जाता है और धनराज और राघवन दोनों को सामने की कुर्सी पर बैठा देता है। उसके बाद राज कहता है, मिस्टर धनराज, लगता है आपको ये पोजीशन बोर कर रहा है, तो मैं आपको लंबी छुट्टी पर भेज दूं। ये सब सुनकर धनराज जी चौंक जाते हैं और कहते हैं, सर हमसे कोई गलती हो गई। इस पर राज कहता है, गलती आपने किया है, ये आपको नहीं पता? सर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये सुनकर राज कहता है, आप ये हॉस्पिटल कैसे चलाते हैं? क्या कहा सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर राघवन धनराज जी को खा जाने वाली नज़रों से देखता है। तो धनराज जी डर जाते हैं और कहते हैं कि सर ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। धनराज जी की बात सुनकर राज अपने सर को सहलाने लगता है। धनराज जी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने हिम्मत करके दोबारा पूछा, सर आप ठीक से बताइए बात क्या है। तो राज इरिटेट होकर कहता है, ठीक है तो सुनिए, अपने राघवन की असलियत अशोक जी को क्यों बताएं? आपको किसने परमिशन दी? सॉरी सर, मैं आपको देखकर इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैं आपको भी चेयरमैन कहने वाला था, लेकिन आपने मना किया तो मैंने जल्दबाजी में राघवन की सच्चाई उनके सामने बता दी, मगर इससे अशोक सिंह को क्या प्रॉब्लम होगा? तो इस पर राघवन कहता है कि इसलिए धनराज जी बॉडीगार्ड हो, की बेटी का बॉडीगार्ड है। अगर धनराज जी कहते हैं, मगर आप उनकी बेटी का बॉडीगार्ड क्यों हैं? तब तो राज और राघवन को मन कर रहा था कि अपना सिर दीवार में मार दे या धनराज का सिर फोड़ दे। अब बात को आगे ना बढ़ाते हुए राज कहता है, धनराज जी एक बात का ध्यान रहे, मेरी असलियत किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी तरफ से ऐसा हुआ तो आप जान से जाएंगे। तो धनराज जी हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी उनके कैबिन पर नॉक होता है तो राज वहाँ से उठकर धनराज को वहाँ बैठने को कहता है। तो धनराज जी जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वह कहते हैं, कम इन। एक नर्स आकर कहती है, सर मैडम को उस रूम में शिफ्ट कर दिया गया। धनराज जी नर्स को वहाँ से जाने को कहते हैं। उसके बाद राज और राघवन वहाँ से निकलकर वीआईपी रूम की तरफ चले जाते हैं और उस रूम में पहुंचकर काजल को देखते हैं। उसके पूरे हाथ और पैर पर पट्टी बंधी होती है। ये देखकर राज की आंखों से एक बूंद आंसू निकल जाते हैं, मगर किसी के देखने से पहले ही पोंछ लेता है और काजल के बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके बालों पर हाथ फेरने लगता है, जिससे काजल नींद में भी हल्का सा मुस्कुराती है। ये देखकर राज को एक अलग ही एहसास होता है और वह धीरे से कहता है, आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। तभी धीरे धीरे काजल हिलने लगती है और वो धीरे से आंखें खोलती है तो उसे राज नजर आता है और वह इधर उधर देखती है तो उसे एहसास होता है कि वह अस्पताल में है। फिर वह अपने आप को देखती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है और वह नहीं मुझे मत छुओ कहने लगती है। तो राज तुरंत उसके बालों को सहलाने लगता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, आप अब सुरक्षित है और देखिए मैं आपके साथ हूँ। राज को इतना कहते ही काजल शांत हो जाती है और राज को देखने लगती है। इस पर राज कहता है कि मुझे आप ऐसे क्यों देख रही हो, आपको भूख तो नहीं लगी? इस पर काजल हाँ कहती है। तो राज कहता है, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। काजल कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, यहीं बैठो मेरे पास। इस पर राज एक स्माइल करता है और कहता है, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाने जा रहा हूँ और आप चिंता मत कीजिए, आपका बॉडीगार्ड है ना, वो मेरे आने तक यहीं रहेगा। और वो यहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर अंकल और आंटी को फ़ोन करके बता देता है कि काजल होश में आ गई है। तो दोनों भी तुरंत अस्पताल जाने के लिए निकल जाते हैं और साथ में कुछ खाने को भी ले लेते हैं। और इधर कमरे में काजल राघवन को देखकर थैंक यू बोलती है कि मुझे बचाने के लिए। उस पर राघवन कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है, और सॉरी मेरे होते हुए भी आपके साथ इतना सब हो गया, और मैं वादा करता हूँ आगे से आपको एक खरोच भी नहीं आएगी। फिर काजल कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो राघवन कहता है, मेरा नाम राघवन है। तो काजल कहती है, अच्छा नाम है। तभी वहाँ राज आ जाता है और खाने के लिए एक
बाउल काजल के पास रखता है, जिसे देखकर काजल मुंह बनाने लगती है और कहती है मुझे ये दलिया नहीं खाना। जिस पर राज कहता है अभी डॉक्टर ने यही खाने को कहा है, जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अगर आप अभी खा लेती हैं तो जब आप ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको आपके पसंदीदा खाना खुद के हाथों से बना कर खिलाऊंगा। ये सुनकर काजल एकदम से खुश हो जाती है और कहती है पक्का ना? तो राज कहता है हाँ। फिर राज अपने हाथों से काजल को खिलाने लगता है। ये सब गेट के पास खड़े होकर अशोक जी और दीप्ति जी देख रहे थे। क्या मैं जो देख रही हूँ क्या वो सच है? काजल राज के एक बार कहने पर मान गई। इस पर अशोक जी कहते हैं चलो कोई तो है जिसकी बात इतनी आसानी से मान लेती है। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं तो राज वहाँ से निकलने लगता है। तो दीप्ति जी कहती है पहले उसे खिला दो, नहीं तो मेरे से नहीं खाएगी। तो राज वहीं बैठ जाता है। तो काजल अपनी माँ और डैड को देखकर रोने लगती है और रोते के साथ जो भी हुआ वो सब बताने लगती है, जिसे सुनकर राज की मुट्ठी कस जाती है और आंखों में गुस्से की एक लहर आती है और वहां से निकल जाता है। इधर काजल की पूरी बात सुनकर उन दोनों की आंखें भी नम हो जाती है और काजल की हिम्मत बढ़ाते हुए कहते हैं हमारी बेटी बहादुर है ना, इन सब बातों से परेशान नहीं होगी और हमेशा आगे बढ़ेगी। तो राज आखिर गुस्से में वहां से बाहर क्यों निकल गया? आखिर अब राज का अगला कदम क्या होगा? क्या पता लगा पाएगा आखिर इन सब के पीछे कौन है? जानने के लिए सुनते रहें हमारे इस कहानी को। और अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।